दार्जिलिंग, एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसे पश्चिम बंगाल की क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसा ये शहर अपनी ठंडी हवाओं, हरे भरे चाय के बागानों, बादलों से ढकी पहाड़ियों और पुराने जमाने की खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। कोई यहाँ सुकून की तलाश में आता है, तो कोई प्रकृति की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने के लिए। कुछ लोग यहाँ की ठंडी सुबहों का आनंद लेने आते हैं, तो कुछ अपने परिवार और दोस्तों के साथ जिंदगी के सबसे यादगार पल बिताने। लेकिन मेरे लिए दार्जिलिंग सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शहर है जो हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाता है। मैं यहाँ पूरे 6 दिनों के लिए रुका हूँ। इन 6 दिनों में मैंने सिर्फ जगहों को नहीं देखा, बल्कि इस शहर को महसूस किया है। यहाँ के लोगों से बातें की है, उनकी मुस्कान देखी है, उनकी सादगी को करीब से जाना है। सुबह की ठंडी हवा से लेकर शाम की हलचल तक हर पल अपने आप में एक अलग अनुभव रहा। इन दिनों में मैंने दार्जिलिंग की कई खूबसूरत जगहों को देखा। कहीं बादल इतने करीब थे कि लगता था बस हाथ बढ़ाकर छू लूंगा। कहीं ऊंचे देवदार के पेड़ हवा के साथ चूमते नजर आए, तो कहीं दूर दूर तक फैले चाय के बागान जो इस शहर की पहचान है। इन बागानों में काम करते लोगों की मेहनत और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मिलकर ऐसा नजारा बनाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं। अगर दार्जिलिंग की मार्केट की बात करें तो यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। छोटी छोटी दुकानें, स्थानीय खाने की खुशबू, गर्मा गर्म मोमो और चाय की महक, पर्यटकों की चहल पहल और हर चेहरे पर घूमने की खुशी, ये सब मिलकर इस शहर को और भी जीवंत बना देते हैं। दिन भर यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन इस भीड़ में भी एक अपनापन महसूस होता है। और जब आप इस भीड़ से थोड़ा दूर निकलते हैं, तब दार्जिलिंग का दूसरा रूप दिखाई देता है। शांत सड़कें, ठंडी हवाएं, पहाड़ों के बीच पसरा सन्नाटा और पक्षियों की मीठी आवाजें। यहाँ कुछ पल अकेले बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय धीरे धीरे चलने लगा हो और जिंदगी की सारी भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई हो। दार्जिलिंग की एक खास बात इसकी सड़कें भी है। यहाँ हर रास्ता सीधा नहीं, बल्कि पहाड़ों की तरह घुमावदार है। खड़ी चढ़ाइयाँ, संकरी सड़कें, पतली पगडंडियाँ और कई ऐसे रास्ते जहाँ वाहनों की अनुमति ही नहीं है। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए आप इस शहर की असली खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। हर मोड़ पर एक नया नजारा आपका इंतजार करता है और हर ऊंचाई पर पहुंचकर लगता है कि सफर की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। अगर आप सुबह सुबह बाहर निकलें, तो दार्जिलिंग की असली जिंदगी दिखाई देती है। सूरज की पहली किरणों के साथ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़ते हैं। कोई दौड़ रहा होता है, कोई योग कर रहा होता है, तो कोई हाथ में गर्म चाय का कप लिए ठंडी हवा का आनंद ले रहा होता है। पहाड़ों की ताजी हवा में सांस लेना अपने आप में एक अलग ही एहसास है। यही वजह है कि दार्जिलिंग सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, यहाँ की सड़कें, यहाँ की सुबहें और यहाँ की शामें, हर चीज आपके दिल में एक अलग जगह बना लेती है। और मेरे इस 6 दिनों के सफर की शुरुआत अभी हुई है। आगे मैं आपको दार्जिलिंग की उन अनदेखी और बेहद खूबसूरत जगहों पर लेकर चलूंगा, जहां की हर कहानी इस सफर को और भी यादगार बना देगी। हमारा थोड़ा नीचे है होम स्टे, नीचे के साइड पर, अच्छा डाउन साइड पे वो टी गार्डन टी गार्डन। अच्छा, आपके रेस्टोरेंट से ठीक है, यहाँ पे होटल्स भी बहुत सारी है ना? होटल्स हाँ अगल बगल में बहुत है। यहाँ से मेल भी नजदीक पड़ता है। हाँ वो नहीं, अच्छा, राजभवन में नहीं है? राज भवन में, भानु भवन में, जो वीआईपी एरिया है वहाँ पे नहीं मिलेगा। अच्छा। और यहाँ पर आसपास घूमने लायक लोकेशन कौन कौन से? यहाँ पे आप मिक्स, ये दार्जिलिंग एरिया के बोल रहे हैं या? नहीं, अपने दार्जिलिंग एरिया का जो जहाँ पर अपना रेस्टोरेंट है ना, ठीक है, यहाँ के आसपास? यहाँ पे आपका वो चौरस्ता है, मेल है, दार्जिलिंग जू नजदीक पड़ता है, जापानीज टेम्पल, पीस पगोड़ा ना? हाँ पीस पगोड़ा। और रोपवे? रोपवे भी नजदीक पड़ता है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर होगा।
अच्छा 4 to 5 किलोमीटर होगा समझिए। नाइटिंगेल पार्क है वहाँ पे घूमने के लिए। तो क्या नाम बताया रेस्टोरेंट का आपने? पंचम रेस्टोरेंट। पंचम रेस्टोरेंट। एरिया फिर से? ये आपका गांधी रोड पे ही पड़ता है, टीवी टावर टेलीफोन एक्सचेंज के पास। अच्छा, क्लॉक टावर के करीब। ब्लॉक टावर। ये एक छोटा सा चाइनीज रेस्टोरेंट है जहां मैं लगभग हर शाम डिनर करने आ जाता था। जगह भले ही छोटी हो, लेकिन यहाँ का स्वाद और लोगों का अपनापन दिल जीत लेता है। और ये रहा इस रेस्टोरेंट का सबसे प्यारा सदस्य, इनका छोटा सा बेहद क्यूट बेबी। इसकी मासूम मुस्कान पूरे दिन की थकान एक पल में दूर कर देती है। अब मैं निकल रहा हूं दार्जिलिंग की एक बेहद प्रसिद्ध और शांत जगह की ओर, जापानीज टेम्पल। दार्जिलिंग का जापानीज टेम्पल, जिसे निप्पोजान म्योहोजी टेम्पल भी कहा जाता है, शहर के सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये मंदिर साल 1972 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाना है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, यहाँ का शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून देता है। सफेद रंग की खूबसूरत इमारत, चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों के बीच गूंजती प्रार्थनाओं की मधुर ध्वनि इस जगह को बेहद आध्यात्मिक बना देती है। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक शांति से बैठकर ध्यान लगाते हैं और कुछ पल के लिए अपने मन को पूरी तरह शांत कर लेते हैं। अगर आप सही समय पर यहाँ पहुंचते हैं, तो आपको बौद्ध भिक्षुओं द्वारा डोल बजाते हुए और मंत्रों का जाप करते हुए प्रार्थना भी देखने का अवसर मिल सकता है। वह अनुभव सच में दिल को छू लेने वाला होता है। दार्जिलिंग आए और जापानीज टेम्पल न देखें तो सफर कुछ अधूरा सा लगता है। टेम्पल के अंदर से जब आप खिड़की के बाहर देखते हैं, तो चारों ओर फैले हरे भरे पहाड़ और दार्जिलिंग का खूबसूरत नजारा आंखों को सुकून दे देता है।
ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने यहाँ अपनी सबसे सुंदर तस्वीर बनाई हो। अब बात करते हैं मंदिर के अंदर की। अंदर का माहौल बेहद शांत, पवित्र और आध्यात्मिक है। यहाँ लकड़ी से बनी खूबसूरत सीढ़ियां इस मंदिर की पारंपरिक जापानी वास्तुकला की झलक दिखाती हैं। दीवारों और आसपास बुद्ध धर्म से जुड़ी कई पुरानी चित्रकलाएं और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों को दर्शाती हैं। मंदिर का हर एक कोना शांति और सादगी का एहसास कराता है। यहाँ कुछ मिनट बैठकर मन अपने आप शांत हो जाता है। अगर आप दार्जिलिंग आए तो इस जगह पर थोड़ा समय जरूर बिताइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का एक अनमोल अनुभव आपका इंतजार कर रहा होता है। जापानीज टेम्पल से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है पीस पैगोडा, जो दार्जिलिंग की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जगहों में से एक है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैं पीस पैगोडा की तरफ बढ़ा, दूर से ही इसका चमकता हुआ सफेद रंग नजर आने लगा। हरे भरे पेड़ों और पहाड़ों के बीच खड़ा ये विशाल स्तूप अपनी सादगी में ही बेहद आकर्षक लगता है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है यहाँ का अद्भुत सुकून। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर ये जगह मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराती है। दार्जिलिंग का ये पीस पैगोडा जापानी बौद्ध संगठन निप्पोंजान म्योहोजी द्वारा बनवाया गया था। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, भाईचारे और अहिंसा का संदेश फैलाना है। यही कारण है कि यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ही नहीं बल्कि हर धर्म और हर देश के पर्यटक आते हैं। इस पगोड़ा की ऊंचाई और इसकी सफेद गोलाकार संरचना दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती चली जाती है। सफेद संगमरमर जैसी चमक, साफ सुथरा परिसर और चारों तरफ फैली हरियाली इसे बेहद खास बनाती है। पगोड़ा की बाहरी दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को सुनहरे रंग की सुंदर आकृतियों के रूप में दर्शाया गया है। इनमें भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण शामिल है। इन मूर्तियों की बारीक नक्काशी देखते ही बनती है। जब आप पगोड़ा के चारों ओर धीरे धीरे परिक्रमा करते हैं तो हर दिशा से अलग अलग नजारे दिखाई देते हैं। कहीं दूर तक फैले पहाड़, कहीं बादलों की चादर और कहीं दार्जिलिंग शहर का सुंदर दृश्य। अगर मौसम साफ हो तो यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की झलक भी देखने को मिल सकती है। सुबह और शाम के समय यहां का वातावरण सबसे ज्यादा मनमोहक होता है। हल्की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज और चारों तरफ पसरी शांति इस जगह को और भी खास बना देती है। कई लोग यहां ध्यान लगाने, कुछ देर शांत बैठने या सिर्फ प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हर एंगल से यहाँ की तस्वीरें बेहद खूबसूरत आती हैं। सफेद पगोड़ा,
नीला आसमान, हरे पेड़ और पीछे दिखाई देते पहाड़ मिलकर एक परफेक्ट फ्रेम तैयार करते हैं। यहाँ से नहीं, नीचे से लीजिए पूरा पगोड़ा का, एक नीचे से क्लिक करिए, नीचे से पूरा पगोड़ा है वो। यहाँ बैठकर कुछ देर ऐसा महसूस होता है जैसे समय थम गया हो। न कोई जल्दबाजी, न कोई शोर, सिर्फ शांति, ठंडी हवा और प्रकृति की खूबसूरती। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर इंसान अपने साथ एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा लेकर लौटता है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जापानीज टेम्पल के साथ साथ पीस पगोड़ा भी जरूर आइए। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आकर मन, आत्मा और प्रकृति तीनों का खूबसूरत मिलन महसूस होता है। और सच कहूं तो दार्जिलिंग की इस यात्रा में यह जगह मेरे लिए सबसे यादगार अनुभवों में से एक रही। यहाँ बिताया गया हर पल लंबे समय तक मेरी यादों में हमेशा ताजा रहेगा। धीरे धीरे यहाँ पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वैसे भी दार्जिलिंग एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ हर दिन हजारों लोग घूमने और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने पहुँचते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, इस शांत जगह पर भी रौनक बढ़ने लगती है। हमने भी यहाँ काफी समय बिताया, इस जगह की शांति को महसूस किया, खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों में बसाया और कई यादगार पल कैमरे में कैद किए। लेकिन हर खूबसूरत सफर में एक पल ऐसा भी आता है जब आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब वक्त आ गया है इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का। दिल तो चाहता है कि यहाँ थोड़ा और रुके, लेकिन अभी हमारे सफर का रोमांच खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जहां हमारा इंतजार कर रही है दार्जिलिंग की एक और शानदार और दिलचस्प जगह। उसे भी हम इसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं निकल रहा हूं दार्जिलिंग के एक और मशहूर आकर्षण दार्जिलिंग रोपवे की ओर। अगर आप मॉल रोड से रोपवे जाना चाहते हैं तो इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। रास्ता पहाड़ों के खूबसूरत नजारों से होकर गुजरता है, इसलिए सफर भी उतना ही यादगार बन जाता है जितनी मंजिल। रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग के एक बेहद खूबसूरत कंचनजंगा व्यू पॉइंट पर। कई लोग इसे सनराइज पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का नजारा सच में दिल जीत लेने वाला है। यहाँ से दूर दूर तक फैली पहाड़ों की श्रृंखलाएं, नीला खुला आसमान, हरियाली और बादलों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चारों तरफ ऐसा सुकून भरा माहौल होता है कि मन करता है बस यहीं बैठकर घंटों इस खूबसूरती को निहारते रहें। इस व्यू पॉइंट पर पर्यटकों के बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, धूप सेकते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं और इस शानदार नजारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं।
अगर आप सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हैं और मौसम पूरी तरह साफ हो तो सामने हिमालय की शान कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरी सूरज की पहली किरणों के साथ चमक उठती हैं। वह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि शब्द भी उसकी खूबसूरती को पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। यही वजह है कि दार्जिलिंग आने वाला लगभग हर पर्यटक इस व्यू पॉइंट पर जरूर रुकता है। अगर आप कुछ देर शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस शांत माहौल में कुछ पल बिताने के बाद मन बिल्कुल तरोताजा हो जाता है। अगर आप दार्जिलिंग की असली प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करना चाहते हैं तो इस व्यू पॉइंट पर कुछ समय जरूर बिताइए। यकीन मानिए, यहां बिताया गया हर पल आपकी यात्रा की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो जाएगा। इसी रास्ते पर दार्जिलिंग का प्रसिद्ध पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग जू भी पड़ता है, जो हिमालयी वन्यजीवों के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो इस जगह को भी अपनी ट्रिप का हिस्सा जरूर बनाएं। चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं अपने अगले रोमांच की ओर, दार्जिलिंग रोपवे, जहां से पहाड़ों और चाय के बागानों का नजारा बिल्कुल एक नए अंदाज में देखने को मिलेगा। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग रोपवे के बिल्कुल करीब। यहां पहुंचते पहुंचते थोड़ा सफर भी हो गया था। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अब चलते हैं अंदर। टिकट लेने के बाद जैसे ही हम अंदर पहुंचे, सामने का नजारा देखने लायक था। एक तरफ लगातार आती जाती रोपवे की ट्रॉलियां और दूसरी तरफ अपनी बारी का इंतजार करते सैकड़ों पर्यटक। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। कोई फोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, तो कोई बस इस पल को खुलकर जी रहा था। यहीं से शुरू होता है दार्जिलिंग का वह सफर जिसे शायद हर पर्यटक अपनी यादों में हमेशा के लिए संजो कर ले जाता है। इन ट्रॉलियों में बैठकर आप धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर पहुंचते हैं। नीचे दूर दूर तक फैले हरे भरे चाय के बागान, बीच बीच में छोटे छोटे घर और चारों तरफ फैली वादियां। भीड़ आज काफी ज्यादा थी, इसलिए मुझे थोड़ा अलग खड़ा किया गया। एक अच्छा अनुभव बन जाए। आपको भी दिखाओ। यही मेरी मुलाकात नेपाल से आए कुछ पर्यटकों से हुई। उनसे काफी देर तक बातें हुई। उन्होंने अपने सफर के अनुभव साझा किए और बताया कि दार्जिलिंग उन्हें कितना पसंद आया। इसके अलावा कई और लोगों से भी बातचीत हुई। अलग अलग शहर, अलग अलग भाषाएं, लेकिन यहां आकर सबके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान थी। यही तो दार्जिलिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह सिर्फ जगहों को नहीं बल्कि लोगों को भी एक दूसरे से जोड़ देता है। अब हमारी बारी भी आने वाली है, तो चलिए बैठते हैं इस रोपवे की ट्रॉली में और देखते हैं ऊपर से दार्जिलिंग आखिर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
और हम रोपवे की ट्रॉली में सवार हो गए। मेरे साथ इस ट्रॉली में पंजाब, लखनऊ और गुजरात से आए कुछ शानदार ट्रैवलर्स भी थे। देखते ही देखते हम सब अजनबी से दोस्त बन गए। मजाक, हंसी और ढेर सारी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारी मुलाकात अभी कुछ मिनट पहले ही हुई। तो दिखा निकल वो गया। वाला हाँ, स्कूल ना? निकल वो गया। वाला सामने हाँ, निकल गया वो फ्रंट से बहुत अच्छा था। जैसे ही ट्रॉली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, नीचे फैले दार्जिलिंग के मशहूर चाय के बागान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ नजर आने लगे। दूर दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ों की ढलानों पर बनी चाय की कतारें और ठंडी हवाओं का एहसास। हम सबने मिलकर इस सफर का भरपूर आनंद लिया। yes yes I was thinking something different na but we can see now सबसे मजेदार पल तब आता है जब सामने से दूसरी रोपवे ट्रॉली आपकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। दोनों ट्रॉलियां एक दूसरे के बिल्कुल करीब से गुजरती हैं। उस पल लोग एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, मुस्कुराते हैं और कई लोग तो कैमरे में उस पल को कैद करने लगते हैं। यकीन मानिए, यह अनुभव इस पूरी राइड को और भी खास बना देता है। वैसे अगर मेरी बात करूं तो मैंने अलग अलग जगहों पर कई रोपवे राइड का अनुभव लिया है, लेकिन एक बात मैंने हर सफर में महसूस की है। हर रोपवे की अपनी एक अलग पहचान होती है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ आपका स्वागत करते हैं, कहीं गहरी घाटियां दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं, तो कहीं हरे भरे जंगल और झरने सफर को यादगार बना देते हैं। और दार्जिलिंग रोपवे, इसकी बात ही कुछ और है। यहाँ ऊपर से नजर आने वाले अनगिनत चाय के बागान, पहाड़ों की ढलानों पर बसे छोटे छोटे घर, दूर तक फैली हरियाली और बादलों के बीच से गुजरती ये ट्रॉली। शायद यही वजह है कि हर जगह की रोपवे राइड अलग होती है। मंजिल भले एक जैसी हो, लेकिन रास्ते, नज़ारे और उनसे जुड़ी यादें हमेशा अलग होती हैं। हाँ अब आ जाओ इधर तुम फोटो नहीं आ रहा है यहाँ से, यहाँ से लेना पड़ेगा वो। कहाँ से अच्छा सही से नहीं आएगा, लास्ट क्लीन नहीं है।
वो निकल गया ये सेल्फी में ले लेना था, देख आ गया। वैसे दार्जिलिंग रोपवे सिर्फ एक राइड नहीं है, बल्कि ये दार्जिलिंग को देखने का एक अलग ही नजरिया है। सड़क पर चलते हुए आप सिर्फ पहाड़ देखते हैं, लेकिन जब यही सफर हवा में शुरू होता है तब एहसास होता है कि आखिर लोग इस रोपवे की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। लाखों लोग यहाँ आते हैं सिर्फ इस सफर को महसूस करने के लिए। मैं तो इसमें से निकाल लूंगा। कर लेंगे। भैया के पास GoPro है। ये कोई अच्छा नहीं, आई एम कंपेयरिंग विद द सेम एज ग्रुप पीपल, नॉट विद और वो घर वगैरह आएंगे तो शायद अच्छा लगेगा ना, तब मैं दूंगी आपको। थैंक यू। नहीं, हमें दूर से ऐसा लग रहा था पूरा फॉग फॉग हुआ है, नहीं दिखेगा, लेकिन अब दिख रहा है पास में आके। देखो अनदर ट्रॉली आ रही है। अभी भी किसी का मन कर रहा हो तो बहुत हो गया। बस बहुत हो गया। अच्छा लग रहा है ना गाड़ी। अभी नहीं, अप्रैल के बाद अच्छा लगेगा। अप्रैल के बाद अप्रैल के यू आर बाद, अप्रैल बेसिकली में फ्रॉम, पता नहीं रिप्लाई करेंगे। करेंगे करेंगे। हेलो हेलो मैं भी डर गई थी। ऐसे लग रहा है जैसे प्लेन ना या लैंड हुआ, राइट राइट। सही किया, सही बहुत डिसीजन। सही डिसीजन तुमने। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब रिटर्न करने नहीं। का बहुत सही हुआ। नेक्स्ट जब हाँ। एक्सप्लोर करेंगे तब सभी के कैमरे घूम रहे। ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में बैठे हैं, जैसे थे वैसे ही है। हमारे आगे रहने का यहाँ पे ये बहुत गलत सीन है। अगर आप 2 लोगों को या फिर 3 लोगों को रोक देंगे, 5 लोगों को रोक मुझे सबसे पहले खींच के लेके गए भीड़ में सबसे से। पहले से इनका वी आर लकी। पर नंबर तो जैसे आना था वैसे ही आया ना क्यू में। हुशियारपुर से हो ना, पंजाबी तो लोग, वहाँ पे पंजाबी क्या है गाड़ी में अच्छी कि लोग। इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज Cool. नहीं है, मस्त लुधियाना बोला इसको। और जलंधर साइड है, बहुत तो ठीक वहाँ है। पॉल्यूशन नहीं है, तो देन ऑल्सो वी आर ओके देयर। होशियारपुर में हम ठीक है, मतलब पूरी ग्रीनरी है और वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है जितना लुधियाना और जलंधर में है। और दिल्ली में तो बहुत है पॉल्यूशन। दिल्ली की तो बात ही छोड़ दो। और हमारा हिमाचल बॉर्डर में लगता है, हमारा तो अभी हिमाचल को एक एक पार्ट एक्सप्लोर किया हुआ है। वो हमारे बॉर्डर पे लगता है। चिंतपूर्णी माता जी, नैना देवी जी, सारा 1 घंटे का रास्ता है। नैना देवी जी हैं, ज्वाला जी हैं, नैना जी भी तो वहाँ बहुत से top 2 है, आवर्स। बहुत top है। हाँ, वहाँ पे भी ये पालमपुर चलता और है। जो बीर बिलिंग है ना, बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग होता है, वो एशिया का नंबर 1 है। मैं 2 साल पहले कसोल में था, हाँ, होली के टाइम कसोल, पर। कसोल। तभी मजा आया था। इंडिया में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होली वहीं पे होती है। यस, कसोल है, कुल्लू। कुल्लू मनाली साइड पर कुल्लू अलग है, कुल्लू मनाली। कुल्लू कसोल जाते अलग हो तो मनाली। मणिकर्ण तो बिल्कुल
बहुत अच्छा लगा बहुत। गैंगटॉक का व्यू सही में अच्छा है, मॉल रोड से वो अच्छा इसलिए है कि वो सिटी को दिखाता सिटी को है। दिखाता हाँ, नीचे सिटी है और बट ये वैसे तो सिटी को ज़्यादा निकलती नहीं, तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत कनेक्टेड है। बिल्कुल दिल्ली की चांदनी चौक। हाँ हाँ वही मजा। क्योंकि पता है उसका एक रीजन है, ब्रिटिश टाइम की मार्केट है। गैंगटॉक अभी सेटल हुआ अभी 10 साल पहले, वो मतलब मैंने वही भीड़ 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 एक दूसरे के तो रास्ते इन्होंने तो में ड्रॉप ही कर दिया। ना ये एक्चुअली सिक भी थी, 2-3 दिन से सिक चल रही थी, तो ये फिर होटल में ही रेस्ट कर रही थी। लाचेन लाचू का इन्होंने कोई भी चीज नहीं देखा, मैंने सारा कवर कर लिया। वेरी गुड। एक रह गया, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी है। पर इनकी वजह से दूसरी बार मौका मिलेगा ना। हाँ, ये मौका इनकी वजह से मिला, ये इनका था इंटरेस्ट इसमें। मेरा प्लान था। लगातार घूम रहे ट्रैवलिंग बिना रुके। बिना रुके बिना रुके। और मैं उससे भी पहले मैं 6 तारीख से ट्रैवलिंग करी, मैं छत्तीसगढ़ गई हूँ। कहते ना वहाँ से पंजाबी घूमते पागल घूमते होते हैं, देख भी लिया। मस्त बोला। सही बात है, कंटिन्यू। देखते ही देखते ये खूबसूरत सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। कुछ देर पहले जिन वादियों को दूर से देख रहे थे, अब उन्हीं यादों को अपने साथ लेकर हम वापस लौट रहे हैं। इस पूरे सफर में खूबसूरत नजारों के साथ साथ हंसी मजाक, नई दोस्तियां और ढेर सारी यादें भी हमारे साथ जुड़ गई। तो ये सिर्फ एक रोपवे राइड नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे पल थे जो हमेशा याद रहेंगे। हम सभी का यह अनुभव वाकई शानदार रहा। अगर आप कभी दार्जिलिंग आए तो इस रोपवे का अनुभव अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि दार्जिलिंग रोपवे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का साधन नहीं है। ये आपको उन खूबसूरत वादियों के ऊपर से उड़ते हुए दार्जिलिंग को एक ऐसे अंदाज में दिखाती है जिसे शायद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लोग पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है, मैं मुस्कुराकर कहता हूँ जहाँ अगला सूरज उगेगा वही मेरा पता होगा। मैं सागर हूँ, मैं ठहरा नहीं, किसी एक जगह पर बिखरा नहीं। हर राह ने मुझको अपना कहा, मैंने हर मंजर को दिल से जिया। कभी बर्फीली चोटियों के पास, कभी समंदर की लहरों के साथ, कभी जंगल की गहरी खामोशी, कभी शहरों की जगमग रात। मैं सागर हूँ, मैं सफर हूँ, मैं रुकने के लिए बना नहीं। मैं सागर हूँ, मैं वो हवा हूँ जो किसी दायरे में बंधा नहीं। जहाँ रास्ते बुलाते हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ, जहाँ दुनिया खत्म लगती है मैं नया जहाँ
बना जाता हूँ। मेरे पास मंजिलों की गिनती नहीं, यादों का एक कारवान है। हर तस्वीर के पीछे छुपा एक जीता जागता आसमां है। मैं नक्शों में दुनिया नहीं ढूंढता, मैं दुनिया में खुद को ढूंढता हूँ। हर नए सफर के बहाने मैं फिर से जीना सीखता हूँ। कुछ लोग घर बनाते हैं, कुछ लोग नाम कमाते हैं। मैं रास्तों को अपना बनाकर उनमें अपनी कहानी छोड़ आता हूँ। मैं सागर हूँ, मैं सफर हूँ, मेरी पहचान ये रास्ते हैं। मैं सागर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे अपने ये नजारे हैं। कल फिर किसी नई दिशा में मेरा दिल निकल जाएगा और कोई नया सूरज मुझे फिर बुलाएगा। मैं सागर हूँ, ना मंजिल मेरी आखिरी है, ना सफर मेरा अधूरा। क्योंकि हर अंत के बाद एक नया रास्ता मेरा इंतजार करता है।